राना एहसान साहब, आपके तो इत्तेहादी आपके साथ खड़े हुए नहीं है, जो कैबिनेट में सारे बैठते थे। आज एमक्यूएम भी कह रही है कि जी हम क्या कर सकते थे, हमारी तो नकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है। और पीपल्स पार्टी भी कह रही है, फैसल करीम पुंडी साहब ने कहा कि अगर बिलावल होते वज़ीर आज़म तो ये शहबाज शरीफ को जालिमाना ये फैसले जो है वो ये इस तरह के वो ना करते, तो आप तनहा रह गए। नहीं देखें असद, ये तो अब कहना कि वहां भी बोल लेते कैबिनेट में तो अच्छा होता, वहां तो किसी ने कोई इख्तलाफ नहीं किया। देखें असल इशू क्या है, असल इशू एक ही है पाकिस्तान का, वो आपका ट्रेड इम्बैलेंस है, आपकी एक्सपोर्ट्स और आपकी इंपोर्ट्स का गैप है, जिसकी वजह से हमें हर साल डॉलर्स जो है वो बोरो करने पड़ते हैं, और अगर बोरो ना करें तो आपका ग्रोथ जो है ग्रोथ रेट गिर जाता है। ग्रोथ करने के लिए आपको करंट अकाउंट डेफिसिट करना पड़ता है, और 20-25 साल से इसी तर्ज पे जो है वो आपकी मईशत चल रही है। अब ये जो बिजली का मसला है और जो महंगाई का मसला है, इसमें मेजर पोर्शन जो है वो डीवैल्यूएशन का है कि आपकी करेंसी खड़ी नहीं हो रही, आपकी एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज नहीं हो रहा। अभी ये जो सब लोग कह रहे हैं कि जी आईपीपी के मुआहदे, फलाने ढमकाने, कैपेसिटी पेमेंट्स, अगर आप टेक एंड पे के मॉडल पे भी जाएं तो उसमें भी कैपेसिटी पेमेंट्स इनबिल्ट होती हैं। जो कैपेसिटी पेमेंट्स जो 2000 अरब पे पहुंच गई हैं, उसमें 40% इंपैक्ट डिवैल्यूएशन का है, उसके अंदर ज्यादा इंपैक्ट जो है वो आपकी काइबर रेट का है, जो इंटरेस्ट अगर डिवैल्यूएशन का ही है राना साहब, असल इशू तब तक ये बताएं कि इसहाक डार साहब जब तशरीफ लाए थे तो उनको डॉलर कितने का मिला था, और जब वो गए हैं तो कितने का छोड़ के गए हैं, ये जरा डिफरेंस तो बता दें हमें। असद ये किसी, मेरी बात सुन लेना, ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे, ये खत्म नहीं होगा। मसला क्या है, क्या इसहाक डार ने जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस कर सकते थे 16 महीने में? क्या जो है 9.25 साल जितनी आज 30 सालों से 35 सालों से डॉलर मिला था, नहीं तो उन्होंने कहा था मैं 180 पे वापस लेकर जाऊंगा। दावा तो उन्होंने किया था, क्यों किया था दावा साहब उनको जब ये बातें पता थी? सर मेरी बात देखें, मेरी बात सुने। पिछले 35 सालों से 9.25 साल हमारी हुकूमत रही है पीएमएलएन की वफाक के अंदर, सिर्फ 9.25 साल, 9.5 साल। अब मुझे बताएं कि यहां अपने हमसाये को जरा देखें, हमसाये में मोदी जी कब से बैठे हैं? बीजेपी की कितनी हुकूमत जो है वो लंबी चली है, उससे पहले कांग्रेस की कितनी हुकूमत चली है, कितनी लंबी चली है। बाकी मुल्कों में देखें, तुर्की को देखें, रशिया को देखें, और ममालिक में देखें कि क्या तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ चीजें चली हैं। अगर चली है तो वहां बेहतरी भी आई है। यहां क्या चला है, कितनी देर हुकूमतें, कितने वजीर आजम ने कितनी देर मुकम्मल कर दिए, किस तरह अब जो है वो लोगों को नाफिज किया गया, क्या कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप देखें, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो मर्जी हम ब्लेम गेम करते रहें, आगे भी यही कुछ होगा जब तक आपका ट्रेड इम्बैलेंस जो है उसको करेक्शन नहीं उसमें आएगी। अब आगे का रास्ता यह है कि आपको चाहिए डॉलर का रास्ता आईएमएफ के जरिए हुकूमत चल रही थी जो 3.5 साल से। मैं बताता हूं, हम देखें जब हम आए थे, जब हम आए थे तो आईएमएफ का मुआहदा तबाह हो चुका था, उसको हमने बहाल किया। कैसे, क्या था मसला? मसला यह था कि आप बिजली की एनर्जी प्राइसिंग को रीबेस नहीं करते थे, रीबेसिंग नहीं हो रही थी, उसकी करेक्शन नहीं कर रहे थे, और आपका सर्कुलर डेट बढ़ रहा था, आपका गैस में भी सर्कुलर डेट बढ़ रहा था। और अब वो जब आपका आईएमएफ का मुआहदा रुक गया, उसके बाद दुनिया ने आपको कहा कि भाई हम आपके साथ कारोबार नहीं करेंगे अगर आप हर महकमे में अपने खसारे को इतना बढ़ाएंगे, अपने खसारे को कम करें। तो उसको बहाल करने के लिए आपको एनर्जी प्राइस के अंदर रीबेसिंग भी करनी पड़ी, और आपको जो है ये सारा। लेकिन अब इशू क्या है, देखें इशू ये है कि जो काम होने चाहिए थे, मिसाल के तौर पर ये डिस्कोज हैं, ये इनके अंदर थेफ्ट है, वो सूबों के साथ नहीं कोऑर्डिनेशन होती रही। वो भी आप जानते हैं क्यों नहीं होती रही। वफाक में कोई और हुकूमत, सूबों में कोई और हुकूमत, ये सूबों को दे दें, सूबों को नहीं दे सकते तो प्राइवेटाइज कर लें, प्राइवेटाइज नहीं कर सकते तो सूबों को दे दें। तो ये चीजें नहीं हो सकी, ये फेलियर है, सारी हुकूमतों का फेलियर है कि थेफ्ट आज 400-500 अरब है। लेकिन उससे बड़ा फेलियर ये है कि साहब आप सही है, ठीक है, चलें, बिल्कुल ठीक है, राना साहब सही है। राना एहसान अफजल साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने से कुछ जमातों ने मुलाकात करके कहा कि नहीं जनाब 90 दिन में इलेक्शन कराएं। पीपल्स पार्टी ने भी कहा है, दीगर जमातों ने भी कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, और उन्होंने अपना बल्दियाती जो शेड्यूल है उसको तब्दील करके, सॉरी जो हल्का बंदियों का शेड्यूल है उसको तब्दील करके वो पीछे ले आए, 14 दिन वापस लाएँ। सवाल ये पैदा होता है कि 90 दिन में इलेक्शन तो अभी भी नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की कल की जो ऑब्जर्वेशन है वो कह रहे हैं कि 90 दिन से आगे जा नहीं सकते किसी भी सूरत। क्या होगा?
देखिए, मैं तो समझता हूँ ये मामला जो है, अब जब सेंसस नोटिफाई हो गया, जो कि एक उसके बाद डीलिमिटेशन होना, ये भी एक आईनी अमल है और सेंसस भी एक आईनी अमल है। अब इसका जो तयन है, देखें उन्होंने सबसे राय ली, सबसे मुशावरत की, लेकिन क्योंकि एक वो इंडिपेंडेंट आईनी इदारा है ईसीपी, उसने जो है डीलिमिटेशन का प्रोसेस भी उसने डिसाइड करना है कि कितनी जल्दी वो कर सकता है और उसको कैसे मुकम्मल करना है, और फिर उसके बाद उसी ने इलेक्शंस की डेट अनाउंस करनी है। तो ये जो है, जो 14 दिन वो पहले ले आया, मेरे ख्याल से जनवरी एंड का टाइम बनता है इलेक्शंस का इसके मुताबिक। तो ये उनका प्रोगेटिव है। अगर अब किसी को लगता है ऐसा नहीं है और डीलिमिटेड, देखें पहले जो 90 दिन की बात की उस वक्त डीलिमिटेशन नहीं हो रही थी, अब ये एक डीलिमिटेशन का प्रोसेस, सेंसस का प्रोसेस मुकम्मल होने जा रहा है। तो अगर अब अदालतों में गई हुई हैं कुछ जमातें, वहां से जो रिजल्ट आएगा, अगर उनको लगा कि डीलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, तो वो ऐसा फैसला कर देंगे। वरना ये मेरे ख्याल से जो स्केड्यूल आ गया है, इसके अंदर कोई आइन की पामाली नहीं हो रही कि आइन के मुताबिक है, आइन के मुताबिक डीलिमिटेशन भी होनी है और उसके बाद इलेक्शन जो हैं 60 दिन में हो जाएंगे। तो मैं तो समझता हूं कि इस मसले का यही हल है, और अगर हम इसको समझें तो कोई इसमें कोई मुगालबा नहीं है। इलेक्शन होने जा रहे हैं और वो जनवरी में हो जाएंगे अब। तो अब इसके ऊपर अगर हम बिला वजह एक तासर दें अवाम को कि पता नहीं कितना बड़ा कोई क्राइसिस आ गया है और क्या होने जा रहा है, ये मामला सेटल नहीं हो रहा, ये मेरे ख्याल से सेटल्ड है मामला। बाकी अगर कोर्ट को लगेगा गलत है तो वो फिर उस पर फैसला कर देंगे। लेकिन अब ये बार बार कहना कि जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे तो पता नहीं क्या हो रहा है और आइन तोड़ दिया और ये हो गया, तो ये हमें तासुर खत्म करने हैं। ये एक इलेक्शन होने जा रहे हैं, जनवरी में होने जा रहे हैं, डीलिमिटेशन मुकम्मल होगा, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। सर अगर तो कोर्ट ने कह भी दिया, फर्ज कीजिए कि ये दोबारा मामला कोर्ट के पास जाता है और क्या हुआ है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होता है कि नहीं जी इलेक्शन तो 90 दिन में होंगे, डीलिमिटेशन जो है ये सानवी हैसियत रखती हैं, पहले 224 आता है, तो इलेक्शन कमीशन तो अब अपनी तशरीह करने का आदी हो चुका है। वो इलेक्शन कमीशन तो नहीं मानेगा इस बात को। पहले भी उन्होंने डिफाई किया, ऑर्डर को कुछ नहीं हुआ, तो अगर दोबारा दूसरी मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना माना जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ये तो जब वक्त आएगा तो देखेंगे कि वो माना गया या नहीं माना गया। ये फैसला पहले दे देते, ये फैसला भी तो अब 14 मई के बाद आया है ना, उसको पहले टाइमली दे देते। ये तो अब फैसले की टाइमिंग इतनी लेट हुई है, पहले तो दिया था। राना एहसान अफजल साहब, एक खबर आज की ये है कि 2 माह में असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को 16 करोड़ एजाजी तनख्वाहें अदा की गई हैं। एक तरफ हम रोना रो रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, हालात बहुत ख़राब हैं और बिजली, पेट्रोल और चीज़ें बढ़ाने की, कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, लेकिन जुलाई और अगस्त 2 महीने में असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजिम हैं 16 करोड़ 18 लाख रुपए एजाजी तनख्वाहों की मद में दिए गए हैं। हम ऑस्टेरिटी की बहुत बात करते हैं, कहीं इसका वजूद भी है? वैसे देखें, ये 16 करोड़ किस चीज़ में ट्रांसलेट करते हैं कि पर पर्सन या कितने परसेंटेज जो है ये बोनसेस बने ना, ये बोनसेस मिले, तो मैं एग्री करता हूँ। इस वक्त अगर किसी को ऑस्टेरिटी दिखानी चाहिए तो वो हुकूमत को दिखानी चाहिए, और अगर प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ सकती तो ये सारी मराद जो हैं सरकारी मुलाजम अगर उनको मिलती रहें तो फिर डेफिनेटली ये एक अच्छा तासुर नहीं जाता। तो ये जो है प्राइवेट सेक्टर में तो अभी भी मेरे ख्याल से 35,000 या वो जो 32,000 था इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक, और बहुत सारे लोगों को इससे काफ़ी हद तक कम तनख्वाहें ले रहे हैं। तो यहाँ ऑस्टेरिटी तो हुकूमत को दिखानी चाहिए, और अगर नहीं दिखाया तो अच्छा इक़दाम नहीं है। सही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए प्रॉब्लमाटिक हैं, और हम कोई भी हुकूमत हो, पिछली हुकूमत भी थी, उसने भी ऑस्टेरिटी पर बहुत जोर दिया था, और इस हुकूमत ने भी आने के बाद मुझे याद है तमाम जमातों के सरकर्दा रहनुमा बैठकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मुझे याद है कि जी बिजली बंद करें, रात को इतने बजे मार्केट्स बंद करें, हम ये बचाएंगे पैसे, यहाँ से बचाएंगे। लेकिन अमली तौर पर सूरत मुख्तलिफ है। राना साहब देखें, ये वीकनेस शो करता है, और ये जो कह लें कि आपस में हुकूमत ऑपोजिशन का इत्तेफाक नहीं है कौमी एजेंडे के ऊपर भी, ये एक बुरा अमल है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि भाई अब हमने अगर ताजरों से टैक्स नहीं ले सकेंगे तो फिर आगे नहीं, किस तरह आप आगे बढ़ेंगे।
और अगर जब भी हम करेंगे और उसमें सियासत होगी तो फिर ये काम नहीं होगा। अगर हम ये एज ए कॉम नहीं समझ सकते कि भाई डॉलर्स की शॉर्टेज है, आपके अगर चंद अरब डॉलर बचते हैं कि आप एनर्जी कंजर्वेशन कर लें, और वो हम नहीं एज ए कॉम इंप्लीमेंट ना कर पाए क्योंकि सियासतदान एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, तो फिर ये तो है, ये हकीकत है इस मुल्क की। और अगर ये ऐसे ही चलेगा तो अब नहीं गुजारा होगा। मैं आपको फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहा हूं कि ये नहीं हो सका और ये किसी से भी नहीं हो सका, और ये होना चाहिए। ये तो मिनिमम है कि भाई एज ए नेशन आप इकट्ठे हो जाएं कि ये मसला देखें। असद, ये 15-20 अरब डॉलर का मसला है कि अगर इतना हम एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर लें, रिमिटेंसेस में कर लें, या एफडीआई आ जाए तो हम इस दलदल से निकल आते हैं, क्योंकि ये कौम इकट्ठी हो ही नहीं सकती। इसके जो गवर्नमेंट ऑपोजिशन है वो इकट्ठी हो ही नहीं सकती, और यानी कि हमने हर चीज पे सियासत करनी है, पेट्रोल पे भी सियासत करनी है, तो ये चीजें ये हम नहीं कर पा रहे। तो यही तो इस जो मसला है जो अवाम देख रही है, वो याद आ रहा है कि जब तरीके साहब के जमाने में पेट्रोल बढ़ता था तो मरियम औरंगजेब साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज साहबा सब कहते थे अवाम पर बम गिरा दिया गया, 6 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया। आपको पता था कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़नी है, लेकिन सियासत हो रही थी, और बल्कि मईशत के नाम पर सियासत करके तो हुकूमत को घर भेजा गया।